नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अगले 2 हफ्ते में क्या होगा? अगले 2 हफ्ते भारत के लिए सबसे अहम क्यों है? अगले 2 हफ्ते में ही कोरोना की तबाही की तस्वीर क्यों और कैसे साफ होगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आप सभी के लिए जानना जरूरी है। भारत में कोरोना के पहले 500 मरीजों की तादाद 1.5 महीने में पहुंची थी, जबकि 500 से 5000 पहुंचने में सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त लगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना के केस के मामले में हम इटली, स्पेन और अमेरिका से 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं। अकेले अमेरिका में सिर्फ पिछले 2 हफ्ते में कोरोना के केस 5000 से 2 लाख तक पहुंच गए। और बस यही चीज है जो डरा रहा है कि भारत में आने वाले अगले 2 हफ्ते में क्या होगा। पिछले 2 हफ्ते में इटली में 5000 से 50,000 केस, स्पेन में 2 हफ्ते में 5000 से 80,000 केस, अमेरिका में 2 हफ्ते में 5000 से 2 लाख केस। भारत में अगले 2 हफ्ते में क्या होगा? 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मरीज मिला। फरवरी का महीना कुल मिलाकर कंट्रोल में रहा। फिर मार्च आया। मार्च के पहले 2 हफ्ते तक भी मामला कंट्रोल में था, मगर मार्च के तीसरे हफ्ते से पहली बार कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। 22 मार्च आते आते देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 500 तक जा पहुंची। पर अब भी बात चिंता की नहीं थी, क्योंकि 30 जनवरी से 22 मार्च तक यानी 1.5 महीने में भारत में कोरोना के कुल 500 ही केस पाए गए। पर 22 मार्च के बाद अचानक तस्वीर बदलनी शुरू हो जाती है। 500 से 5000 पहुंचने में अब सिर्फ अगले 2 हफ्ते का वक्त लगता है। जहां 22 मार्च को कोरोना के मरीजों की तादाद सिर्फ 500 थी, वहीं 8 अप्रैल आते आते 5000 हो गई। यानी 22 मार्च के बाद हर रोज कोरोना के औसतन 300 नए मामले सामने आने लगे। हालांकि अब भी ये रफ्तार दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम है। इसमें कोई शक नहीं कि इस रफ्तार के बावजूद भी बाकी दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के मामले कम हैं। बेशक, मगर फिलहाल कम है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि इसी में खुश होकर हम सड़क पर नाचने लगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोरोना इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगा, तो फिर आप गलतफहमी में हैं और इसका मतलब समझे ही नहीं। इसलिए इसे समझने के लिए आपको दुनिया के बाकी देशों में कोरोना की रफ्तार को समझना होगा, ताकि आने वाले दिनों की भारत की तस्वीर को आप बेहतर ढंग से समझ सकें। दुनिया के इन 3 देशों में कोरोना के ग्राफ को देखिए। ये अमेरिका, इटली और स्पेन के कोरोना वायरस के मामले हैं। 8 अप्रैल तक भारत में कोरोना के लगभग 5000 मामले सामने आ चुके थे। जबकि इन 3 देशों में इतने ही मामलों को एक एक कर समझे तो इटली में पहले 5000 मामले 5 मार्च तक सामने आए। वहीं स्पेन में पहले 5000 मामले 10 मार्च तक आए, जबकि अमेरिका में कोरोना के पहले 5000 मामले 15 मार्च को सामने आए थे। अब दुनिया के इन 3 देशों में कोरोना के मामलों को फिर से देखिए, क्योंकि इसी में कोरोना वायरस की क्रोनोलॉजी छुपी है। पहले 5000 मामलों के बाद इन देशों में अचानक इस चार्ट में ये पीली रेखा शूट करने लगी। ये पीली रेखा ये बता रही है कि 5000 मामले सामने आने के बाद अगले 2 हफ्ते में यहाँ कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े, वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। सबसे पहले इटली को देखें। यहाँ सिर्फ अगले 2 हफ्तों में ये मामले 5000 से 50,000 तक पहुंच गए। वहीं स्पेन में महज 2 हफ्ते के अंदर कोरोना के मामले 5000 से सीधे 80,000 तक जा पहुंचे। जबकि अमेरिका ने तो दुनिया को ही हैरान कर दिया, क्योंकि अमेरिका में यहाँ इन्हीं 2 हफ्तों में कोरोना के मामले 5000 से बढ़कर 2 लाख तक जा पहुंचे। और अब तो अमेरिका में हर दिन कोरोना के 10 से 20,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। तो इन देशों के 2 हफ्तों के ये आंकड़े क्या भारत की भी कहानी बनेंगे? क्या अगले 2 हफ्ते भारत में भी कोरोना के मामले इन्हीं देशों की तर्ज पर इतनी ही तेजी से बढ़ेंगे? हमारे देश का हमको एक ही सोचना चाहिए कि हमको अभी भी सावधान रहना चाहिए। हमको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि हमने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि आपने ग्राफ में दिखाया इटली में
सॉरी यूएस में, कोरिया में 15 जनवरी को केस आई। हमारे यहाँ पहली केस 30 जनवरी। सच्चाई यही है कि भारत के लिए अगले 2 हफ्ते सबसे अहम होने जा रहे हैं। अगले 2 हफ्ते ही भारत में कोरोना की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है। जिन देशों ने सोशल डिस्टेंसिंग में देर की और इकोनॉमी को ह्यूमन वैल्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और सोचा कि ये शायद वायरस का प्रकोप वहां नहीं होगा, ऐसा नहीं। में सिर्फ 65,000 टेस्ट ही कर पाया है। कोरिया ने जहां कोरोना की टेस्टिंग के लिए बाकायदा कई सेंटर बना रखे हैं, वहीं भारत में ऐसे सेंटर बेहद कम है। यहाँ हर राज्य में कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ही सेंटर बनाए गए, जिनकी तादाद 5 दर्जन से ज्यादा नहीं है, जो कि आबादी के लिहाज से नाकाफी है। और अब देश में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए, आने वाले दिनों में टेस्टिंग की कमी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। भारत में अब तक उन्हीं लोगों के टेस्ट किए गए जो विदेश से लौटे हैं या फिर जो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के साधारण जुकाम या वायरल बुखार वालों की तो ज्यादातर मामलों में टेस्ट ही नहीं किए गए, जबकि ये संक्रमण अब आम लोगों तक भी पहुंच चुका है। जानकारों के मुताबिक वायरस के सैंपल टेस्ट करने के लिए देश भर में करीब 600 या इससे ज्यादा सेंटर होने चाहिए, जहां इस वायरस से संक्रमित लोगों की टेस्टिंग कराई जा सके। दुनिया भर के आंकड़े पर नजर डालें तो नेता, अभिनेता और मंत्री तक इस वायरस की चपेट में है। ये मामले इसलिए सामने आए क्योंकि वहां लोग खुद टेस्ट करवा रहे हैं या फिर वहां की सरकार सबका टेस्ट करवा रही है, ताकि वक्त रहते इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ तो लोग इस बात से खौफ में हैं कि एक बार अगर ये वायरस गाँव में फैलने लगा तो फिर इस पर जल्दी काबू पाना आसान नहीं होगा। जबकि अभी सरकार का सारा जोर देश के बड़े शहरों पर ही। अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना का खतरा मॉनसून आते ही और बढ़ने लगेगा। जून के तीसरे हफ्ते तक कोरोना का कहर अपनी पीक पर पहुंच सकता है। यह अंदेशा इसलिए भी क्योंकि हर साल बारिश की वजह से जुलाई अगस्त में देश में संक्रमण वाली बीमारियां फैलती हैं। लिहाजा डर है कि अगर तब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी तो यह वायरस देश में और ज्यादा फैल सकता है और तब हालात काफी खराब हो सकते हैं। बीजीसी की ये रिपोर्ट अमेरिका की जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के डेटा का पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडल पर बेस है, जिसके मुताबिक अगर भारत में लॉकडाउन की मियाद अभी और नहीं बढ़ाई जाती है तो कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में अचानक से इजाफा हो सकता है और ये महामारी बड़े स्तर पर पूरे देश में फैल सकती है। इसीलिए भारत को एहतियातन सितंबर तक ये लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए, वरना कम से कम जून तक तो ये लॉकडाउन बढ़ाना ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो टेस्टिंग किट, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। भारत के सरकारी अस्पतालों की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अगर यहाँ कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो सरकार और आम लोग सबकी मुश्किलें बढ़ेंगी और ये सब कुछ तय होगा आने वाले 2 हफ्तों में। फारूक माब हैदर और सुप्रतीन बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। अब सवाल यह है कि आखिर आने वाले ये 2 हफ्तों में क्या होगा। क्यों अगले 2 हफ्ते इतने अहम है कि WHO समेत तमाम दुनिया की नजरें भारत पर लगी हुई हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना की जिस तबाही से दुनिया के बड़े बड़े देश गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, हम उससे बस चंद दिन की दूरी पर हैं।
सरकार की सजगता और हमारी सतर्कता अब तय करेगी कि हम इस मुसीबत को दावत दें या उसे आने से पहले ही टाल दें, क्योंकि जिन अगले 2 हफ्तों की बात हो रही है वो कोरोना की जानलेवा 3rd स्टेज है, जिसमें पहुंचने के बाद फिर हालात को संभाल पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कोरोना का तीसरा चरण दरअसल कम्युनिटी इन्फेक्शन है। इस स्टेज में यह वायरस गुणात्मक तरीके से बढ़ने लगता है, यानी इसका खतरा और इसका वायरस एक दूसरे में फैलने की तादाद मल्टीप्लाई होने लगती है। फर्ज कीजिए कि कोई इस वायरस से संक्रमित हो गया और वो अनजाने में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, तो वो दफ्तर और घर में न चाहते हुए भी कई लोगों को इस बीमारी में डाल देगा। और इसी तरह जो लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए वो और लोगों तक अनजाने में इसे पहुंचा देंगे। इसे ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी इन्फेक्शन कहते हैं। यही कोरोना की तीसरी और सबसे खतरनाक स्टेज है और यही चूक हो जाती है। इटली और ईरान इस खतरे को भांप नहीं पाए और जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ बात उनके हाथों से निकल चुकी थी। लिहाजा इन दोनों ही देशों में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। कोरोना की इस स्टेज को और आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप समझेंगे उतना आप इस महामारी से खुद भी बचेंगे और अपने परिवार वालों को भी बचा पाएंगे। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज तब आती है जब एक बड़े इलाके के लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कोई ऐसा शख्स भी संक्रमित हो सकता है जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा है और ना ही वो किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया। इस स्टेज में ये पता ही नहीं चलता कि कोई कब, कहां और कैसे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो रहा है और इसीलिए कोरोना की ये स्टेज बेकाबू और जानलेवा हो जाती है। अभी देश में कोरोना वायरस दूसरे चरण यानी लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में है। ये दूसरी स्टेज क्या होती है और कोरोना की कुल कितनी स्टेजेस होती है, यह हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे और कब ये वायरस महामारी का रूप लेने लगती है। मोटे तौर पर इसे ऐसे समझिए कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी खतरा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगेगा और तीसरी स्टेज पर पहुंच जाने के बाद इसका हल खोज पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और ये बीमारी महामारी बननी शुरू हो जाती है। हमारे लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर दुनिया के कौन से देश इस वक्त इस महामारी में किस स्टेज पर खड़े हैं। स्टेज दर स्टेज, चरण दर चरण ये बीमारी कितनी खतरनाक होती जाती है और क्यों, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से कई लोग अभी भी ये मान बैठे हैं कि ये महामारी उन तक नहीं पहुंच सकती। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप शायद अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के 4 चरण यानी कुल 4 स्टेज होती है और हमें हर स्टेज को बेहद बारीकी से समझना होगा। ताकि जो गलती चीन, इटली और ईरान के लोगों ने की हम उसे करने से बच सकें। कोरोना की पहली स्टेज उसे कहते हैं जब कोरोना से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों में इन्फेक्शन यानी संक्रमण पाया जाता है। इस तरह इस स्टेज में यह इन्फेक्शन उन्हीं तक महदूद रहता है जो दूसरे देशों से आए हो। किसी भी देश के लिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यही सबसे अच्छा चरण होता है, मगर भारत के मामले में अब देर हो चुकी है। अभी देश में कोरोना वायरस अपनी दूसरी स्टेज में है। इसे लोकल ट्रांसमिशन स्टेज कहते हैं। ये तब आती है जब विदेश से लौटे इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आने से उनके परिजन, रिश्तेदार और दोस्त वगैरह संक्रमित होने शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज में ये पता होता है कि वायरस कहां से फैल रहा है और इसीलिए इसकी रोकथाम का काम इतना ज्यादा कठिन नहीं होता है, क्योंकि तब हमें इन्फेक्शन के सोर्स की जानकारी होती है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को ही कोरोना की 3rd स्टेज कहते हैं। अब न तो वायरस के फैलने का सोर्स का पता होता है और न ही ये पता लगाना आसान होता है कि कोरोना से कौन, कहां और कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं।
इस स्टेज में कोई कहां से संक्रमित हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इस महामारी की ये लास्ट स्टेज यानी आखिरी पड़ाव है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी बीमारी की लास्ट स्टेज का क्या मतलब होता है। ये कितनी खतरनाक स्टेज होती है। चीन इस स्टेज से गुजर चुका है। इटली और ईरान इस स्टेज से अभी भी जूझ रहे हैं। इस पड़ाव पर आने के बाद यह वायरस उस हालत पर पहुंच जाता है जहां उसका हल ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। मनीष देवगन और फारूक हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।